press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर महिला पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और उनकी बातें सुन के आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट नॉलेजेबल और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं संडे है और संडे को सभी लोग देर देर में सोकर उठ रहे होते हैं। वैसे तो खैर बहुत से लोग रोज ही देर में सोकर उठते हैं, लेकिन खैर संडे को अक्सर ऐसा होता है कि जी आज क्योंकि ऑफ डे है, लेकिन खैर मीडिया वालों का ऑफ डे कभी भी नहीं होता। आपने तो देखा है कि हम तो 7 डेज अ वीक काम किया करते हैं, एक दिन भी ऑफ नहीं लेते, लेकिन बहरहाल बाकी लोगों की तो ऑफ होती ही है। तो मौसम जो है जी बड़ा अच्छा होता चला जा रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंडक शुरू हो चुकी है और साथ साथ लोगों की तबीयत भी खराब होनी शुरू हो गई है, इसलिए कि इस वक्त ना सर्दी है ना गर्मी है, तो लोग एहतियात नहीं कर रहे। तो लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, अपना खास ख्याल रखें। और हम चलते हैं न्यूज की तरफ। जी हाँ, संडे है और संडे को मैंने सुबह उठ के टीवी लगाया। सबसे पहले टीवी जैसे ही मैंने ऑन किया तो न्यूज चल रही थी कि जी भारत साइड कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर में भारत के कब्जे को 77 ईयर्स हो गए हैं और जी भारत ने वहां पे जुल्म और सितम शुरू कर रखा है और 77 ईयर्स से वहां जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो मुश्किल में है। अब इसके लिए आजाद कश्मीर यानी जो हमारी साइड पे कश्मीर है उसकी बात की जा रही थी कि वहां पर जी जो रैलीज हैं वो निकाली जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यानी जम्मू कश्मीर में जो जुल्म और सितम हो रहा है बकौल हमारे गवर्नमेंट और हमारे टीवी चैनल्स के, उसके लिए वो रुकवाने के लिए जो है वो पॉलिटिकल रैलीज या कह लीजिए कि प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। ये मुझे बात समझ में नहीं आती। पता नहीं हम लोग उतावले ज्यादा हैं, हम लोग बावले ज्यादा हैं कि भाई वहां पे कुछ हो रहा है अगर, तो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करके आपको क्या होगा। जब फलस्तीन की बात होती है, चाहे दुनिया में कहीं की बात हो, प्रोटेस्ट हमारे यहाँ शुरू हो जाते हैं। ये और बात है कि सभी को याद होगा कि अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि जब हमारे ही कश्मीर में उठा पटक जो है वो मची हुई थी, और ना सिर्फ ये कि पुलिस वाले बल्कि फौज वालों को भी उठा के, जो वहां पे रेंजर्स गए थे आजाद कश्मीर में, उनको भी उठा उठा के नीचे फेंका जा रहा था। तो वो सब तो याद है, लेकिन उस वक्त वहां जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, हमारे लिए खड़े नहीं हुए। लेकिन हाँ, ये खबर जो है वो आज सुबह से चल रही है जिसमें कि अमीर मुकाम साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं उनका भी दिखाया कि जी वो कश्मीर में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। वैसे हमारे लोगों को कश्मीर में जाके भाषण देने का बहुत शौक है, तो खैर वो भाषण दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी कश्मीर जो है उसको हम आजाद करा के रहेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मगर ये फारूक अब्दुल्ला साहब को क्या हुआ है? ये तो अजीब भैकी भैकी बातें कर रहे हैं। पहले तो ये ऐसी बातें नहीं किया करते थे, अब इन्होंने ये कह दिया है कि जी कश्मीर जो है वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान अपने काम से काम रखे। वरना ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जो सुबह दोपहर शाम पाकिस्तान के लिए कहते थे कि जी पाकिस्तान के पास एटम बम है, हमें बातचीत करनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन पता नहीं क्या बात है, जब से इनके बेटे उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जब से चीफ मिनिस्टर बने तब से तो इनके तेवर ही बदल गए। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि जी चिट्ठी आई है चिट्ठी, सॉरी मैं गाना नहीं गाने लगी थी, मैं आपको ये बता रही थी कि जी एक चिट्ठी आई है और किसने लिखी है? टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की रेंजर्स को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है और कहा है संभल जाओ, असी आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जी आपको जो है वो संभल के रहिए, इसलिए कि हम जो है कि को चुन चुन के पकड़ेंगे। तो बहरहाल अब हुआ ये कि जी साउथ वजीरिस्तान में जो सॉरी साउथ वजीरिस्तान में जो पुलिस स्टेशन है, जी हाँ, वहां के जो हेड हैं यानी कि पुलिस स्टेशन के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जी साउथ वजीरिस्तान के लिए जो जगह है वहां पर टानक, ठीक है, टानक एक जगह, तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, जगहों के नाम अजीब अजीब से रख देते हैं। खैर, टानक जो है वहां के ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको ये टीटीपी ने जब लव लेटर लिखा तो उसके बाद टानक के पुलिस ऑफिसर्स और यानी कि साउथ वजीरिस्तान में भी एक जो है लेटर इशू किया गया है और कहा यह गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सीसीटीवी कैमरा लगाएं
अच्छा, उसे सीसीटीवी कैमरा हमारे लगा तो देते हैं, वो चलता चलाता नहीं है। इस्लामाबाद में भी बहुत से सीसीटीवी कैमराज हैं, अगर कोई बात हो जाती है तो कहते हैं जी कैमरा तो काम ही नहीं कर रहा था। तो प्लीज वो चेक कर लें कि वो सीसीटीवी कैमराज जो है वो चलते भी हों, मतलब ये नहीं कि जाकर कबाड़िए की दुकान से आप लेकर आ जाएं और लगा दें। तो जी कहा ये गया जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। उसके बाद ये भी कहा जाए कि जी उसके लिए यानी कि निगरानी करने के लिए, कि देखने के लिए कि वहां पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब जो भी गाड़ी आए या जो भी विजिटर्स आए उनकी भी चेकिंग होगी, आईडी कार्ड चेक होंगे, प्रॉपर रजिस्टर में उनका नाम लिखा जाएगा। साथ साथ डीपीओ ऑफिस जो है वहां का वजीरिस्तान का, वो उसे मॉनिटर करेगा। उसके साथ ये भी कहा गया है कि उनको यानी अटैच रखें, उन सारे लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें। फिर साथ साथ जहां गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनकी दीवारें ऊंची करा दें। जी हाँ, यानी कि दीवारें जो है वो 8 या 9 फुट की होनी चाहिए, ताकि जब टीटीपी वाले आए तो वो ऐसे झांक के आपके घर के अंदर कुछ फेंक ना सके, उनको जरा मेहनत लगे ठजंग फेंकने में। तो बहरहाल ये दीवारें ऊंची कर दें ताकि कोई कूद के भी अंदर ना आ सके। और हाँ, ऊपर तार भी लगा दें, वो जो होती है ना नुकीली तारें होती हैं जिससे कि कोई आ जा ना सके, ये भी करने को कहा गया है। और साथ साथ जो है वो गार्ड जरूर रखें। जी हाँ, यानी कि अपने ऑफिसेज और घर के बाहर गार्ड जो है वो होने बहुत जरूरी है। डेली रूटीन चेक करें, मतलब ये नहीं कि आप रोज शाम को 7 बजे 5 बजे निकल के कहीं जा रहे हैं, कभी आप 3 बजे जाएं, कभी 2 बजे जाएं, कभी 6 बजे जाएं, कभी 4 बजे जाएं, कभी जाएं मत। और अगर इमरजेंसी ना हो तो अपने ऑफिस या घर से बाहर ना निकले, वहीं बैठे रहे ऐसे, ठीक है ना। और ये सब बातें की गई हैं। साथ साथ रात को अगर इमरजेंसी ना हो, यानी कि बहुत ही कोई इमरजेंसी हो जाए रात में, उसके अलावा आप बाहर ना निकले, ये कहा गया है साउथ वजीरिस्तान में रेंजर्स को भी और साथ साथ पुलिस वालों को भी। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जी जरा अपने इधर उधर नजर रखें, मतलब ऐसे ना चले जाए करें जैसे मैं निकलती हूँ ना, इधर देखती हूँ ना उधर देखती हूँ, इधर उधर दिखते चले, ऐसे 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 करके ना देखते रहेंगे, इधर तो कोई नहीं आ रहा उधर तो कोई नहीं आ रहा, ऐसे करके, ठीक है। तो अब टीटीपी वालों ने एक नया काम और लगा दिया हमारे लोगों को, अब बेचारे सुबह दोपहर शाम यही करेंगे। लेकिन बात सारी है कि टीटीपी इनके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही, और आएगी भी कैसे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैसल वाउडा साहब जो हैं, यानी कि जो मिनिस्टर भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, ये देखें फौजी बूट या फौजी जूता लेकर टॉक शोज में भी जा चुके हैं। उन्होंने जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर को जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, चपेड़े मार दी थी। आपको मैंने बताया था पहले भी, वो अच्छा नहीं लगता बार बार बताते हुए, तो आप लोग खुद ही याद कर लिए कि बार। तो उससे आप ये सोचिए कि जब डिफेंस मिनिस्टर अपने आप को अपना डिफेंस नहीं कर पा रहे, तो वो अपने पूरे नेशन का डिफेंस कैसे करेंगे। लेकिन बहरहाल बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन बजाय इसके कि जाकर देखा जाए कि जी टीटीपी को कैसे कंट्रोल करना है, टीटीपी को कैसे हैंडल करना है, या इनको कैसे रोकना है, पकड़ना है, मारना है, जो भी करना है, उसके बजाय आपस में लड़ने में लगे हुए हैं और आपस में ही जो है वो एक दूसरे को चपेड़े चुपेड़े लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए, और इसके तो खैर मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब क्या करें, हमारे यहाँ कुछ इसी किस्म का माहौल है, ना तो इकोनॉमी पे काम होता है, लेकिन रोज गवर्नमेंट अनाउंस करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी संभल रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो गई है जी, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जो लोग बेचारे यानी कि जो डेली वेजेस पर हैं, उनसे कोई पूछे, या जो लोग जॉब करते हैं यानी कि जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, उनसे कोई पूछे जाकर कि जी आपकी सैलरी बढ़ी, तो वो कहेंगे नहीं, सैलरी तो नहीं बढ़ी है, हाँ अलबत्ता खर्चे बढ़ गए, चीजें महंगी हो गई हैं, ये सब कुछ तो चल। तकरीबन हर दूसरे दिन हमें यही बताया जाता है कि कभी किसी का कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है, कभी किसी कंट्री के साथ एमओयू साइन हो रहा है, और इसी तरह की चीजें जो है, इसी तरह का चूरन जो है पब्लिक को डेली टीवी पर दिखाया जा रहा है। पहले हम कहते थे 1 2 3 4 टीवी चैनल्स कोई ऐसे थे जो कि सरकारी आवाज में बात करते थे, या जहां से उन्हें डिक्टेशन आता था वहां से बोला करते थे। अब तो सबका एक ही हाल है, चाहे किसी भी चैनल की तरफ देख लीजिए तो आपको यही लगेगा कि कहीं ना कहीं से स्क्रिप्ट लिखकर आया है और फिर उसको पढ़ा जा रहा है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो हमेशा उम्मीदें दिलाते रहते हैं कि जी बहुत जल्द जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज सस्ती हो जाएगी और आप लोग जो है बहुत चैन की बांसुरी बजा सकेंगे। लेकिन फिलहाल तो लोगों की जो बैंड बज रही है
उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है और ना ही कोई बात करना चाह रहे हैं। हमारे मिनिस्टर जो हैं वो अपनी गाड़ी के आगे फ्लैग लगाकर और आराम सुकून से घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर काम करता हुआ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में आप तो जानते ही हैं कि जब से डॉक्टर जयशंकर आकर गए हैं, हमें बहुत उम्मीद हो गई है कि भारत हमारे साथ शायद ट्रेड जो है वो ओपन कर दे और उसके बाद जो है वो ये कहा जाएगा कि जी अब क्योंकि भारत से हमने दोबारा ट्रेड शुरू कर दी है तो हम चीजें हमारी सस्ती हो जाएंगी, आसानी से आ जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो हम आज सुबह से कश्मीर कश्मीर का गाना एक बार फिर गा रहे हैं, और ना सिर्फ गाना गा रहे हैं बल्कि हम ये भी बता रहे हैं कि जी कश्मीर के ऊपर भारत ने 77 ईयर से कब्जा कर रखा है। एक तो मुझे समझ नहीं आती, भारत ने 77 ईयर से कब्जा कर रखा है कि हमने कब्जा कर रखा है, हमें कुछ पता नहीं आ रहा। हम इतने कंफ्यूज हो गए कि अब हमें किसी की बात का भरोसा नहीं हो रहा कि आखिर हो क्या रहा है। साथ साथ यूनाइटेड नेशन की बात की जाती है जी, बार बार कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ने जैसे कहा है तो उस तरह से कश्मीर का हल होना चाहिए। तो जी यूनाइटेड नेशन ने तो पता नहीं क्या कुछ कह के रखा है। यूनाइटेड नेशन को तो हमने अब बिल्कुल ही खुड्डे लाइन लगा दिया है, मतलब यूनाइटेड नेशन को हम लिफ्ट ही नहीं कराते। यूनाइटेड नेशन कुछ भी कहती रहे, वैसे यूनाइटेड नेशन वालों के भी मैंने देखा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, यकीन कीजिए। यानी उन्होंने कहा कि कश्मीर के सोल्यूशन के लिए उन्होंने जो जो आइडिया दिया या जो जो एडवाइस दिया उसके ऊपर पाकिस्तान अमल नहीं करता कि जी सारी लोगों को बाहर निकालना, सारी फौज को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व होगा, वहां पर वोटिंग होगी या जो भी होगा। उसके ऊपर पाकिस्तान कहता नहीं जी हम तो नहीं कर रहे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जी 2 स्टेट सॉल्यूशन लेकर वो गए इजराइल और फलस्तीन के लिए, उन्होंने भी बात नहीं सुनी, उन्होंने भी कहा चलो निकलो फूटा इधर से। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यूएन वाले जो हैं वो कहते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा कि जी हाफिज सईद जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये लिखा कि जी हाफिज सईद जो है, यूएन की रिपोर्ट है आप देख लीजिए, कि उन्होंने कहा कि जी हाफिज सईद जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और हमने कहा नहीं, वो तो हमारा वली है, नहीं वो तो हमने हमारे लिए बहुत एहतराम की चीज है। और हाफिज सईद तो हमारे यहाँ जी रिलीजियस स्कॉलर है। मतलब रिलीजियस स्कॉलर से मुझे याद आया कि ये कहाँ गए, अरे इन्हें कोई ढूंढ के बताओ भाई, ये मुझे मिल नहीं रहे। मैंने बहुत ढूंढा, ये जब से इस्लामाबाद आए तब से अंडरग्राउंड है। यानी इस्लामाबाद आने के बाद जो है इनको कहा गया कि जी ये 2 दिन इनका भाषण था और दोनों दिन इनका भाषण इस्लामाबाद वालों ने कैंसिल कर दिया। हम लोग जी बस मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ जहां मैं रहती हूँ इस्लामाबाद, वहां हमारे लोग तो बहुत ही जो है ना वो कह लीजिए बदमाश है। लेकिन बात सारी है कि मतलब ये बेचारे आए थे, अब इनका लेक्चर तो होने देते भाई। लेकिन नहीं, वो 2 जगह पे ही जाकर 2-3 जगह जो वो गए लाहौर में और कराची में, वहां पर इतनी चितरौल हुई कि इस्लामाबाद आने के बाद उन्होंने सोचा लेक्चर ना ही दूं तो अच्छा है। लेकिन खैर मैं बात कर रही थी यूनाइटेड नेशन की, आप लोग ना मुझे कहीं से कहीं ले जाते हैं, अब प्लीज चुप करके सुना करें, बोला मत करें। तो मैं ये बता रही थी आपको कि ये हाफिज सईद के लिए भी यूनाइटेड नेशन ने कहा, उसके बाद और भी कई चीजें जो यूनाइटेड नेशन ने कही। लेकिन हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब आप लोग कहेंगे यूनाइटेड नेशन ने तो बोला ही नहीं, उन्होंने तो लिख के बताया। हाँ तो मुझे पता है लिख के बताया, लेकिन ऐसा मुहावरा है कहा जाता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि पढ़कर और फिर दिमाग से निकाल दिया, तो जाहिर है सुनकर कान से निकालने की बात की जाती है, तो इसलिए मैंने वही कह दिया। खैर कोई बात नहीं। तो आप लोग ना बेकार की बातें इतनी करते हैं ना कि मुझे मेन न्यूज जो है वही भूल जाती है। तो खैर मैं बता रही थी कि ये जो है क्या नाम है इनका, जाकिर नाइक साहब, जी ये तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे किसी को मिले तो प्लीज बताएं, या इनके सर के ऊपर भी कोई नाम रख दिया जाए कि जी 50 लाख मिलेंगे जो जाकिर नाइक को लेकर आएगा। अब पता नहीं कहाँ गए। वैसे तो इनकी फ्लाइट मैंने सुना था कि जी 28 को ये जा रहे थे, 28 अक्टूबर को, यानी 28 अक्टूबर को इन्होंने जो है वो पाकिस्तान से फ्लाई करके न जाने कहाँ जाना था, कौन सी नई मंजिल थी। इसलिए कि मैंने सुना है मलेशिया वालों ने भी इनको निकाल दिया, इनको कहा अब वापस आए ना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो इतना सारा अपना जहेज का सामान भी वो लेकर आए थे पाकिस्तान, अब वो इतना सारा सामान उठा के ना जाने कहाँ जाएंगे। मगर खैर अभी तक तो हमें यही पता लगा है कि कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, उन्हें ढूंढा जा रहा है और कहा जा रहा है बेटा बाहर आ जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आप कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, बाहर आ जाओ। लेकिन वो मैंने सुना है कि अपने होटल के बेड के नीचे घुसे हुए और बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, और यही कह रहे हैं कि जी मैं बाहर आया तो फिर पाकिस्तानी लड़कियां मुझसे सवाल करने लगेंगी। एक तो लड़कियों से बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो जो शुरू से हमारे केपीके की जो गर्ल्स खड़ी हुई थी वहां पर इनके लेक्चर में, और उन्होंने जो सवाल किए थे इनसे, तो उसके बाद से सुना है मैंने कि इनकी हालत ठीक नहीं है और ये घबराए घबराए से बौखलाए बौखलाए से घूम रहे हैं। और इनको यकीन ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में
आकर पाकिस्तानी जो है वो इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन खैर ऐसी क्या बात है, अगर ऐसी बात ना होती और पाकिस्तानी लोगों से डर ना होता तो फिर यकीनन जैद हामिद साहब भी बाहर निकल आए होते। लेकिन जैद हामिद साहब को भी मैंने बहुत बार कहा, यहाँ तक कि ट्विटर तक पे लिखा मैंने कि सर एक बार मेरे शो में आ जाए, लेकिन वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली मुझे कह देते हैं नो। तो बहरहाल अब ये नो हाँ की कहानी में मैं आपको एक चीज और तो बताना भूल ही गई, और वो है जी मोदी जी से रिलेटेड। और मोदी जी से भी नहीं, भारत से रिलेटेड समझ लीजिए कि वहां पर यानी एक तरफ हम अपनी इकोनॉमी को रो रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ये एक फिल्म का डायलॉग है, मैं हरगिज अपने ऊपर नहीं यानी हमारे लोगों के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। एक ऐसे ही एक मुझे माइंड में ये फिल्म का डायलॉग आ गया था। और तो मैं ये बता रही थी कि जी एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बेचारे इंतहाई शरीफ आदमी है, और उसके बाद उनको जो कह दिया जाता है वो एग्जैक्टली वही करते हैं। यानी जो उनको भाई लोग कह देते हैं वो उसी तरफ चल पड़ते हैं। उसके बाद ना वो पूछते हैं कि सर क्यों, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। बस उनको ये पता है कि उनको कहा है कि फिलहाल के लिए आप प्राइम मिनिस्टर है और इस बात को ज्यादा सीरियसली लेने की या दिल पे लेने की जरूरत नहीं। लेकिन बात मैं कर रही थी मोदी जी की। जी हाँ, एक तरफ तो मोदी जी जो है वो देखिए नाराज होकर खड़े हुए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से, और लग यही रहा है कि दोनों फिलहाल बात करने के मूड में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये तो सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी काफी अच्छी जा रही है, और हम तो खुद कहते हैं कि भाई मोदी जी अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका ये पैसा जो आप रख के बैठे हुए हैं ना 4 ट्रिलियन, वो बेकार है। खैर, मगर बात सारी ये है कि हमें भी अपनी इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा और हमें भी अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना पड़ेगा। एक तरफ भारत है जो उसके बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको मालूम ही होगा, खैर मैं कौन सी नई बात कर रही हूँ, लेकिन ये कि तकरीबन $119 मिलियन जो है वो फंड करेगा भारत स्पेस स्टार्टअप्स के लिए। अब आप ये समझें कि ये यहाँ पर इतना पैसा जो है वो लगा रहे हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब मोदी जी को देखें, क्या पता नहीं सोच रहे कि पता नहीं अब पैसा मांगने वाली है ये, वो ऐसे करके बैठे और वो सोच रहे अभी जब ये भाषण खत्म करेगी तो फिर एंड में पैसा जरूर मांगेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं पैसा नहीं मांगूंगी, मेरा ख्याल है कि आप खुद दे देंगे, मेरे मांगने की जरूरत ही नहीं। आप खुद ही कहेंगे कि चलो पड़ोसियों, वैसे भी दिवाली आ रही है, दिवाली की मिठाई के लिए 1-2 ट्रिलियन भेज दीजिए, सॉरी ज्यादा हो गया ट्रिलियन, बिलियन भी चलेंगे, हमें क्या है, हमें कुछ तो आए। 1-2 बिलियन भेज दीजिए मोदी जी, वैसे भी दिवाली आ रही है तो दिवाली की मिठाई, लड्डू पेड़ा, जलेबी, वो इस तरह की चीजें हम लोग ले लेंगे ना, तो आपको दुआएं देंगे, दुआएं देंगे, हाथ उठा उठा के दुआएं देंगे, ऐसी क्या बात है। तो दुआएं लगती हैं भाई, ऐसी क्या बात है। और हमारी दुआओं की वजह से ही आप लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, आप लोग इतना, आपकी जो इकोनॉमी है स्पेशली वो आगे बढ़ रही है, इसलिए कि पाकिस्तानी आपके लिए दुआएं बहुत करते हैं। इसलिए कि हमारी नजर है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा तो हो सकता है कि आप हमें भी कुछ दे दें। वैसे भी दिवाली आ रही है और दिवाली पे पड़ोसियों को मिठाई जरूर दी जाती है, ये बात आप लोगों को याद ही होगी। तो इसलिए मोदी जी को भी बता दिएगा कि जब वो ये सोच साच ले तो उसके बाद जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर से भेज दीजिए, ऑनलाइन नहीं भेजिएगा, ऑनलाइन नहीं भेजिएगा, ठीक है ना। ऑनलाइन आने में कभी कभी पैसे मुश्किल भी होती है, हमारे वैसे भी इंटरनेट स्लो चल रहा है तो हमें पैसे स्लो मिलेंगे। तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप लोग वो बच्चन साहब की मूवीज की तरह थैले भर भर के लाएं और बॉर्डर पे हमें दे दें तो हम वहीं से ले लेंगे। और गिनने का क्या जी, पैसा तो 2 मिनट में हम गिन लेते, ऐसे करके हमारी मशीन भी है जो मुझे बता देती है कि इसमें कितने नोट है, यानी ये जो गड्डी आपने दी है इसमें कितने नोट है। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, आप पैसे दे दें, वापस हम दे देंगे, खाते हम किसी का पैसा नहीं है। आप दुनिया में जितनी कंट्री से हमने पैसा लिया है उनसे पूछ लीजिए, हम उन्हें पैसा देते, ठीक है थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, तो वो भी तो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। आपने देखा नहीं है कि आईएमएफ को कि हमने 7 बिलियन मांगे थे तो 1 बिलियन देके बैठ गए। अब 1 बिलियन मतलब 7 बिलियन से 1 बिलियन दिया है, उसके बाद अगले 1 बिलियन के लिए फिर वो हमसे नाक रगड़वाएंगे, फिर 1 बिलियन और दे देंगे, फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर हम बहुत ही मिन्नतें करेंगे तो फिर वो कहेंगे अच्छा ठीक है, उसके बाद 2 बिलियन दे देंगे। ऐसे करते करते 7 बिलियन देंगे वो हमें, वो भी पूरे मतलब जिसे कहते हैं ना 3 साल में या 5 साल में या पता नहीं कितने सालों में देंगे। ये आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं पढ़ा तो था, पता नहीं क्या था। खैर जितना भी है एक साथ तो नहीं देंगे ना, सालों में देंगे वो हमें। और उसके बाद फिर कहते हैं कि जब वापस करो तो इकट्ठा वापस कर दो। भाई ऐसे कैसे वापस कर दो, यहाँ कौन सा हमने डॉलर छापने की मशीन लगा रखी है। मशीन से मुझे याद आया कि हमने इंडियन रुपीज की मशीन लगाई थी, मैंने सुना, मेरे कुछ फ्रेंड्स बता रहे थे, मगर क्योंकि वो मेरे इंडियन फ्रेंड्स बता रहे थे इसलिए मुझे उनकी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है, फेंक रहे होंगे। तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि पाकिस्तान ने जो है
वो प्रिंटिंग मशीन लगा ली थी और इंडियन रुपीस जो है वो हम प्रिंट कर रहे थे और उसके बाद हमने बहुत ज्यादा प्रिंट कर लिए थे, तो अचानक से मोदी जी ने नोट ही बदल दिया। मोदी जी की ना ये इस तरह की हरकतें जो है ना, मुझे नहीं पता है उनको कहाँ लेकर जाएंगी, लेकिन जहां भी लेके जाएंगी हमें जहां पहुंचा दिया उन्होंने, तो वो बहुत गलत है। लेकिन बहरहाल उनको नोट नहीं चेंज करने चाहिए थे, कम से कम जो नोट हमने छाप लिए थे वो ले लेते, उसके बाद चेंज करते, ताकि वो नोट तो तक पहुंच गए होते ना। अब इतने सारे नोट जो हमने बना लिए, इतना कागज खर्च हुआ, इतनी इंक खर्च हुई, उसका क्या, वो हमें कौन देगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब क्या करें, अब नोट चेंज कर दिए तो कर दिए मोदी जी ने, लेकिन बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचते रहते हैं इनको, मुझे समझ नहीं आती, खाली बैठे बैठे क्या सोचते रहते होंगे कि अब क्या करूं कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो, अब क्या करूं कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करूं। इस किस्म की चीजें ना सोचा करें मोदी जी, हमारे साथ हाथ मिला लें, हमारे साथ दोस्ती कर ले, हम बड़े काम की चीज है ये। आप आपको अभी अंदाजा नहीं है, आप एक बार ट्रेड दोबारा शुरू करें, पाकिस्तान में आना जाना शुरू करें और देखें डॉक्टर जयशंकर कितना खुशी खुशी गए। लेकिन खैर यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी मुझे लग रहा है 20 मिनट्स होने वाले हैं और उससे पहले पहले मुझे वीडियो खत्म करनी है, आप लोग जानते ही हैं क्यों। और बाकी जाकिर नाइक साहब जैसे ही हमें मिले हम आपको फौरन बताएंगे, फिलहाल तो वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ छुप गए हैं, और हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही वो हमें मिल गए हम आपको जरूर बताएंगे कि वो मिल गए। वैसे तो मुझे लगता है कि आज 27 है और एक मिनट में डेट देख लूं, जी 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 जी, आज जो है वो 27, मुझे लगता है कल वो चुपचाप करके भाग जाएंगे और उनके भागते हुए जो है वो हम आपको जरूर न्यूज देंगे और बताएंगे कि वो खोते पे गए, गधे पे गए, घोड़े पे गए, कुत्ते पे गए, या फिर दोबारा से काफिरों के बनाए हुए प्लेन पे गए, ये हम आपको जरूर बताएंगे। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग प्लीज। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी की चुलबुली बातें और मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,